वकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसकी शादी में किसी मजबूरी की वजह से शिरकत नहीं कर सका था, इसलिए वह मुझसे सख्त नाराज था। मैंने उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए उसके साथ एक डिनर का इंतजाम किया था, जिसमें उसने उसकी वाइफ के साथ ही इनवाइट किया था। मैं भी गैर शादीशुदा था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था। वकास ने कम उम्र ही में ही घर वालों के दबाव में आकर अपने ही कजन से शादी कर ली थी, जबकि वकास की पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वकास की बीवी उससे 2 साल छोटी थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आती थी। उसका गोल चेहरा और उस पर बड़ी बड़ी आँखें थीं। गालों में डिंपल पड़ते और होठों किसी गुलाब की पंखुड़ी के मनीडा हर वक्त ताज़ा और गुलाबी रहते थे। मैंने यह दावत बाहर ही रखी थी। जब वकास अपनी बीवी के साथ वहाँ पर आया तो उसकी बीवी ने काले रंग का लिबास बटना किया हुआ था। मैंने उसे देखते ही एकदम खामोश ही खड़ा हो गया। वो बड़ खूबसूरत एक कातिल हसीना लग रही थी। जब मैंने उसे यूं खिलखिलाते और मुस्कुराते देखा तो मेरी आँखें जैसे हैरत से फैल गई थी। किस कदर वो खूबसूरत थी। वकास की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। तभी वह दोनों मेरे करीब आए। मैं वकास से गले मिला, मगर मेरी नज़रें मुसलसल उसकी बीवी का तवाफ कर रही थी। फिर हम तीनों ने बैठकर खाना खाया, बल्कि मैंने तो सिर्फ बैठकर वकास की बीवी का नज़ारा किया। वह किस कदर तंग लिबास में मलबा थी और कितनी खूबसूरत नजर आ रही थी। मैं जैसे ही उसकी बीवी को घूर रहा था, मैं देख रहा था कि वकास को यह बात हरगिज़ पसंद नहीं आ रही। वो बार बार मेरी नज़रों का जायजा ले रहा था और अपनी बीवी के लिबास को देख रहा था। फिर खाना खाकर पाग हुए तो मैंने उन दोनों को घर ड्रॉप किया। वकास की अपनी गाड़ी नहीं थी, जबकि मैं एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपने बाप का इकलौता बेटा था। वकास की बीवी मेरा टापा सुनकर मुझे टिकटिकी बांधे देख रही थी, जैसे उसकी कोई अधूरी हसरत रह गई थी, जिसे वह पूरा करना चाहती थी। मुझे उसकी आँखों में दौलत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तभी मैंने यह फैसला कर लिया था कि अपनी दौलत को वकास की बीवी पर ही लुटाऊंगा और उससे खूब फ़ायदा हासिल करूंगा। वकास के घर में चंद ही लोग थे। एक उसकी भाजी थी जो शादी करके रुखसत हो गई थी। अम्मी अब्बू उसके अक्सर बीमार रहा करते थे। इसी वजह से वकास की अम्मी ने यह फैसला किया था कि जल्द से जल्द वकास की शादी कर दी जाए ताकि उनके घर में कोई हाथ बटाने वाला आ जाए। वैसे तो वकास की बाजी भी कम खूबसूरत ना थी, मगर जो हुस्न उसकी बीवी ने पाया था वह किसी के पास भी ना था। और वकास की बदकिस्मती यह थी कि उसके बाप की एक ही दुकान थी, जिससे उसका घर चल रहा था। उनके पास ऐसी कोई खास आमदनी ना थी। वकास की बीवी की काबिज़ता बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें वह पूरा करना चाहती थी, मगर उनके पास पैसा ना था। फिर अगले दिन जब मैंने वकास को कॉल की, मुझे वकास से कुछ ज़रूरी काम था, तो फ़ौरन उसकी बीवी ने कॉल उठाई और कहने लगी कि वकास नहाने गए हैं। उसकी आवाज़ इस कदर सुरीली थी कि मेरे कानों में रस घोल रही थी। फिर मैंने कुछ देर उससे इधर उधर की बातें की। इतने में वकास आया और उसने फ़ोन ले लिया। फिर मैंने वकास से कुछ ज़रूरी बात की और कॉल बंद कर दी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वकास को अच्छा ना लगा था कि मैंने उसकी बीवी से फ़ोन पर इस तरह इतनी देर तक बात की थी। फिर कई मिनट तक मैं इसी सोकों में गुम रहा कि ना जाने वकास ने अपनी बीवी को क्या कहा होगा, कि मेरी वजह से खफा तो नहीं हुआ होगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं ऐनापा कामों में मसापा हो गया। फिर एक दिन वकास की बीवी का फ़ोन आया कि वकास का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से आप अस्पताल आ जाए। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वकास का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वो बाइक चलाते हुए किसी कार से टकरा गया था, जिस वजह से उसकी टांग में बड़ा फ्रैक्चर आ गया था। उसका वालिद भी वहीं मौजूद था, मगर वहाँ किसी लड़के की ज़रूरत थी, इसलिए वकास की बीवी ने वकास के फ़ोन से मुझे मैसेज करके बुला लिया था। वकास का ऑपरेशन चल रहा था। सामा जो कि वकास की बीवी थी, वह जोरों का तार रो रही थी। मैं सामा को हौसला दे रहा था कि वकास को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। इसी दौरान मैंने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे जूस वगैरह पिलाया जिससे उसका कुछ हौसला बहाल हुआ। तकरीबन 1 घंटे बाद वकास का ऑपरेशन खत्म हुआ। मैंने वकास के वालिद को भी कह दिया था कि वह घर चले जाए। मैं और सहमा वकास के साथ यहीं रुकेंगे जब तक वकास को डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता। उसके वालिद भी मटमिना होकर अब घर जा चुके थे। मैं और सहमा अब बाहर हॉस्पिटल के बीच पर बैठे हुए थे। वका अभी नशे की हालत में था। जो नशा उसे ऑपरेशन के वक्त चढ़ाया गया था, उसे खत्म होने में अभी वक्त लगना था।
मैंने सामा से कुछ खाने का पूछा तो उसने बताया कि मैंने दिन से ही कुछ नहीं खाया। फिर मैंने उसे लेकर अस्पताल के कैंटीन में चला। सामा के लिए कुछ ऑर्डर किया तो सामा कहने लगी कि आप अपने लिए भी कुछ ऑर्डर करें। फिर हम दोनों ने मिलकर बर्गर वगैरह खाया। मुझे कुछ खास भूख महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं घर से खाना खाकर आया था। सामा जब जूस पी रही थी तो मैं टिकटिकी बांधे उसे घोर रहा था। वो किस कदर पुरकशिश नजर आ रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि आपने जो जूस पिया है उसमें से आधा जूस मुझे दे दी, तो उसने बहुत बेनलफे से वो जूस मेरे आगे सुअक दिया। फिर मैं उसी जूस से कुछ सिप लेने लगा। फिर हम लोग अस्पताल वापस आ गए। वकास भी अब होश में आ चुका था। सामा उसके सिरहाने बैठी थी, जबकि मैंने सामा को मना कर दिया था कि वकास को मेरा मत बताना। मैं यहीं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वकास का उस दिन का रवैया भी ना भूला था कि उसको कितना बुरा लगा था। जब मैंने उसकी बीवी के साथ फ़ोन पर बात की थी, वकास को नींद के इंजेक्शन लगे हुए थे क्योंकि उसे उस वक्त आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सामा बाहर आ गई। मैंने और सामा ने सारी रात बैठकर खूब सारी बातें की। तभी सामा ने मुझे बताया कि वह वकास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यह शादी उनकी बहुत ही मजबूरी में हुई है। तभी मैं सामा से कहने लगा कि तुम तो बहुत ज़्यादा हसीन हो। तुम्हें तो कोई भी अमीर लड़का मिल सकता था। तुम्हें जल्दबाजी में वकास से शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर सामा कहने लगी कि वकास मेरा कज़न है और यह फैसला मेरे अब्बू ने किया था, जिस वजह से मैं अपने अब्बू को इनकार ना कर सकी थी। मगर अब मैं भी वकास के साथ कुछ खास खुश नहीं हूँ, क्योंकि वकास मेरी काव्यसटा को पूरा नहीं कर पाता। जैसे अभी आपने मुझे बाहर खाना खिलाया और उस रात जब आपने मुझे बाहर डिनर करवाया था। मैं हमेशा से ही बाहर घूमने फिरने की शौकीन रही थी, मगर वकास को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक बंद सोच का मालिक है, जबकि मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ। फिर मैंने सामा को धाल्स दिया कि तो क्या हुआ, अगर वकास तुम्हारी आयता पूरी नहीं कर सकता, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। झिझक होकर मुझसे बात कर लिया करो और मुझे अपनी हर फरमाइश बता दिया करो। तभी मैंने सामा के हाथ पर हाथ रखा। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा। हम सारी रात यूं ही बातें करते रहे। वक्त का पता ही नहीं चला। तब सामा की ऊँख लग गई। वो मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। उसका यह मुझे बहुत ही सुकून दे रहा था। उसकी गर्म सांसें मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था, जो मुझे बहुत ही सुकून दे रही थी। फिर अगले दिन मेरी ऊँख खुली तो सामा उठकर वसा में जा चुकी थी। मैंने सामा को अपनी तरफ आते देखा। सामा बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि मैंने गुजरी रात उससे बहुत सारे वादे किए थे कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर मैं भी सामा को नाश्ता करवा के घर फ्रेश होने के लिए चला गया और सामा वकास के पास चली गई। कुछ ही देर बाद जब मैं फ्रेश होकर वापस अस्पताल आया तो वकास के घर वाले भी नाश्ता लेकर पहुंच चुके थे। मैंने भी वकास से सलाम दुआ की। उसने भी बस सर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वकास को मेरी यह मौजूदगी अच्छी नहीं लगेगी। मगर मैंने तो सारी रात बैठकर उसकी बीवी का ख्याल रखा था। फिर अगले दिन वकास को डिस्चार्ज करके घर पर भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब फिर से मैं वकास की तबीयत देखने गया तो वकास सोचता था कि मगर सामा सहन में टहल रही थी। मुझे देखकर सामा बहुत ज़्यादा खुश हुई और अब्सकाटा होकर मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगी कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। डनील, तुम आए क्यों नहीं? सामा का इस तरह से मेरे साथ बेनलपा होना देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ी थी। सामा मुझे एक अलग कमरे में ले गई और मुझे बैठने का कहकर खुद चाय लेने चली गई। कुछ ही देर बाद सामा चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आई। हम दोनों ने मिलकर चाय पी। जब मैंने उससे घर वालों का पूछा तो उसने कहा कि मेरे साथ साथ सर अक्सर दवा लेकर सो जाते हैं। अवकाश भी सो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आकर बैठ गई। उसका एहसास अब मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। तभी सामा ने बर्तन उठाकर साइड पर रखे और बेड पर मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने आहिस्ता से उसके चेहरे पर से बाल हटाए और अपनी जेब में से एक लकटा निकालकर सामा को पहना दिया। सामा यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने फौरन उठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर मैंने सबको उसकी मर्जी मुताबिक खुश किया। अब रोज ही ऐसा होने लगा था। जब सामा के घर वाले सो जाते और वकास भी दवाई खाकर सो जाता तो सामा मुझे बुला लेते और फिर हम खूब दूसरे को सुकून देते।